हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जो है बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे गोल्जी उपकरण के बारे में, ठीक है। गोल्जी काय के बारे में कुछ सेल्स हैं जो मैंने उनके बारे में आपको कल बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गोल्जी उपकरण होता क्या है। गोल्जी काय या फिर गोल्जी बोटी, ठीक है। तो देखिए एक वैज्ञानिक था इटली का, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। इसी के नाम पर अब इसने खोज की है, तो इसने वर्णन किया इसका, तो इसी के नाम पर क्या है, इसका नाम रख दिया गोल्जी काय या फिर गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो देखो ये गोल्जी काय होता क्या है। ये ना छोटी जैसे पतली पतली सी नलिकाएं होती हैं, पतली पतली नलिकाओं से बनी हुई ऐसे गांठ सी बनी हुई होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पुट्टिकाएं, ठीक है। तो इस टाइप से ये कुछ बनी हुई होती हैं। ये इसको लगा लो कि जैसे नलिकाएं बोलते हैं ना, नलिकाएं या फिर थैला की आकृति होती है, ठीक है, थैले की, ठीक है, थैले की आकृति वाली होती है। अब इसका काम क्या है, देखो जो आपने देखा ना राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा था, तो उस वो प्रोटीन यहाँ पर गोल्जी काय में जैसे संश्लेषित होगा, फिर क्या होगा, जैसे छोटी छोटी थैले की पोटलियों में पैकिंग होगी उसकी, ठीक है। और ये पैकिंग होकर के फिर वो जहाँ पर उसकी डिमांड है उस प्रोटीन की, उसकी वो वहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब इसको बोलो आप, ये उसके यातायात का प्रबंधक का काम कर रहा है, ठीक है। यातायात प्रबंधक इसको बोलते हैं, यातायात प्रबंधक, ठीक है। जैसे कौन सी चीज़, अब आपने देखा होगा ना, मतलब वहाँ देखो जब अभी भी आप देखते हो ना रेड लाइट वगैरह पे कि अब ये वाली गाड़ियाँ चलेंगी, अब ये वाली, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, ये गोल्जी काय डिसाइड करता है कि ये प्रोटीन अब इधर जाएगा और अब ये वाला प्रोटीन दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, देखो एक चीज़ है, देखो गोल्जी काय में क्या हो रहा है, जैसे ये कोई साधारण शर्करा है, ठीक है। साधारण शर्करा मतलब ग्लूकोज है कोई, ठीक है। तो इसका संश्लेषण हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। साधारण शर्करा का संश्लेषण किस में हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में। अब जो राइबोसोम से जो प्रोटीन आया है ना, जो राइबोसोम से प्रोटीन आया है, ठीक है, ये राइबोसोम से प्रोटीन आया है, इसके साथ मिलकर, ठीक है ना, राइबोसोम के प्रोटीन के साथ मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन की पैकिंग होती है यहाँ पर, ठीक है ना, छोटे छोटे से थैलियों में इस ग्लाइकोप्रोटीन की पैकिंग होगी, और पैकिंग होने के बाद जो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेजा जाएगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी, डिमांड होगी, ठीक है। और कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, इसका कंट्रोल कौन करेगा, गोल्जी काय करेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर जो हो रहा है ना, देखो ये सारा प्रोसीजर जो हो रहा है गोल्जी काय में हो रहा है, ठीक है। तो देख लो जो भी मतलब राइबोसोम का जो भी वो वहाँ से प्रोटीन थे यहाँ पर आकर थोड़ा संश्लेषित होकर के ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट होकर फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर विभिन्न बॉडी पार्ट तक भेजा जाता है, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको वैसे बताया है, और ये आपके लुसेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा समझाने के तरीके से। बाकी आपसे पूछेगा तो यही कि गोल्जी काय का काम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे शरीर में इसका काम क्या है, यातायात प्रबंधक का काम है, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि गोल्जी काय की प्रणाली का जो विवरण दिया वो किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने दिया था, ठीक है। ये कैमिलो गोल्जी ने दिया था। ये और चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा, बट ये मैंने आपको बता दी हैं थोड़ा, क्योंकि इस कैसे भी समझाएं तो सही इसको, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। क्या देखेंगे हम, लाइसोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम है आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, ठीक है। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा आत्मघाती थैली, ये मैं अभी बताऊंगी आपको। देखो लाइसोसोम है क्या, ये ना जैसे ये लगा लो कि एक झिल्ली है, उससे घिरी हुई एक थैली है, ठीक है। जैसे ये झिल्ली है, उससे घिरी हुई एक छोटी सी थैली है। इसमें होता क्या, इसमें क्या है, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम से आप मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कि वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर देंगे, इनकी डाइजेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मतलब हर चीज़ को हजम कर देंगे ये, चाहे कुछ भी आए, चाहे बॉडी का पार्ट हो, चाहे सेल हो टूटी फूटी, चाहे कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ आती है उसको ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है हमारी बॉडी को साफ़ सुथरा रखना, ठीक है। अब वो कैसे, देखो जो भी अगर कोई भी सेल है, ठीक है, वो या तो मर गई है या फिर क्षतिग्रस्त हो गई है,
ठीक है, क्षतिग्रस्त मतलब टूट फूट गई है, तो वो कहाँ पर पहुंचा देगी, हमारी बॉडी अपने आप ही कहाँ पहुंचा देगी, लाइसोसोम में पहुंचा देगी। लाइसोसोम में आकर ये उसको क्या कर देंगे, हजम कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आते ही यहाँ पर फट जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाचक एंजाइम है इसके अंदर, यहाँ आते ही फट जाएगी और डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब ये गंदगी थी ना भाई, सेल जो मर रही थी, डेड सेल होगी या फिर टूटी फूटी सेल होगी, उनका तो हमारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती ना। तो देखो इसको फिनिश कर दिया है। दूसरा, अगर बाहर से कोई भी मतलब ऐसी चीज़ आ जाती है, बाहरी कोई भी गंदगी आती है, बाहरी पदार्थ आता हो जो बॉडी को नहीं चाहिए, उसको भी वो कहाँ पर भेज देगा, लाइसोसोम में भेज देगा। ठीक है, लाइसोसोम में जाते ही ये सारे एंजाइम क्या उस पर टूट पड़ेंगे और उसको चबा देंगे। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी बॉडी है ना, थोड़ा बहुत खुद भी रिकवर करती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही देखो, पहले के लोग तो क्या थे, पहले के लोग ज़्यादा टैबलेट थोड़ी लेते थे, उनकी बॉडी कुछ दिनों में ठीक खुद ही रिकवर कर लेती थी। होता क्या था, अगर कोई भी बैक्टीरिया है बॉडी में एंटर कर गया, बॉडी को नहीं चाहिए, तो ये कहाँ पहुँच जाता था, लाइसोसोम में पहुँच जाता। लेकिन आजकल के खान पान अलग हो गए हैं, इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो फिर उनको तो इंजेक्शन चाहिए ही होता है। ठीक है, तो आप ये कुल मिला के लगा लो, कोई भी भोजन हो जो नहीं चाहिए बॉडी को, या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो या फिर कोई सेल हो जो टूट चुकी है या मर चुकी है, वो सब कहाँ पहुँचाती है हमारी बॉडी, लाइसोसोम में पहुँचाती है। ये इनका डेथ घर है, इनके जहाँ पर इनकी मौत होती है। ठीक है ना, और वैसे तो बॉडी को साफ ही करता है ये, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ आकर के सुसाइड कर लेता है। ठीक है, चाहे कुछ भी आए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिड या फिर लवक। ठीक है, प्लास्टिड या लवक। अब ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप में, यानी कि पादप केवल पौधों में मिलेंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में ये नहीं देखने को मिलते, जंतुओं में नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये प्लास्टिड क्या है, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट है ना, देखो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसमें तो क्या होता है, एक तो स्टार्च होता है, ठीक है, एक तेल होता है और एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो देखो इसमें तो ये तीन चीज़ें होती हैं ल्यूकोप्लास्ट में तो। और जो क्रोमोप्लास्ट है, इसमें अगर क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पौधों में पाया जाता है, और पौधों में क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से होती है, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें एक तो क्लोरोफिल हो गया, दूसरा इसमें नीले और हरे वर्णक भी होते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल है ना, वो आपसे मेनली पूछा जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन बनता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से होती है। ठीक है, इस प्लास्टिड में से क्वेश्चन ये बनता है कि फोटोसिंथेसिस में या फिर किसका इस्तेमाल होता है, तो क्लोरोफिल का, और या फिर पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किसकी मौजूदगी की वजह से होती है, तो आप बोलोगे क्लोरोफिल की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्लास्टिड है उसका भी जो माइटोकॉन्ड्रिया था, मैंने बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्लास्टिड है ना, उसका भी खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। समझ रहे हो आप, तो देखो इंपॉर्टेंट है ना ये भाई, इसका भी अपना खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। और ऐसा एक तो प्लास्टिड के साथ हो गया, और दूसरा एक किसमें था, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए था और खुद का राइबोसोम था। ठीक है, बस प्लास्टिड में आपको इतना ही देखना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देखो जो क्लोरोप्लास्ट हो गया ना, ये तो पौधे के ऊपरी भाग में मिलेगा ना देखने को, जहाँ सूरज के प्रकाश की से जो है ना, किरणों से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है ना, उन्हीं से अभिक्रिया करके होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, ये अलग से टॉपिक बताऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कैसे सूरज की किरणों से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं पौधे। ठीक है, अभी बस आप इतना जान लो कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरे पत्तों या इनमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, वो ऐसी जगह देखने को मिलेगा जहाँ जो पौधे का जो भी हिस्सा सूरज की किरणों से वंचित होता है ना, मतलब सूरज से जो वंचित होता है पौधे का जो भी हिस्सा, अब वो हिस्सा कौन सा है भाई, जड़ ही है ना, जो इससे सूरज की किरणों से वंचित होती है। ठीक है, जो जमीन के अंदर होती है, तो वहाँ पर क्या मिलता है, ल्यूकोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रक या फिर न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। तो देखो ये सेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। देखो जैसे ये सेल होगी कोई भी, तो ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका केंद्रक हो गया। अब इस केंद्रक में होता क्या है, इस केंद्रक में ही क्रोमेटिन होता है। ठीक है,
क्रोमेटिन होता है। अब ये क्रोमेटिन बना किससे होता है? डीएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। और जो हमारे इस डीएनए में क्या होता है, देखो, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता का डीएनए, आजकल तो देखो सीआईडी ने डीएनए सब कोई समझा दिया है, ठीक है। तो जो डीएनए है इसी में हमारे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, ठीक है। डीएनए में ही जीन्स होते हैं और एक ही होता है हमारा प्रोटीन। तो देखो कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि जो सिर्फ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस होता है और उसी से ही विभाजित होकर के दो भागों में बढ़ जाते हैं, यानी कि दो कोशिकाएं बना लेते हैं, दो बॉडी भी बन जाते हैं। जैसे ये हो गया अमीबा, तो जैसे ये बड़ा हो गया ये मान लो आप, ठीक है। ये कोई भी है, अब ये इसका न्यूक्लियस है, ये कोई भी बैक्टीरिया लगा लो या आप अमीबा, ठीक है। तो अपना ये भोजन लेता जा रहा है, तो धीरे धीरे इसका साइज क्या है? अब ऐसे हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब धीरे धीरे ये ऐसे साइज में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस में से ही डिवाइड होकर के दो बॉडी बना जाते हैं ना, मतलब दो जीव बन जाते हैं, वो होते हैं ना, सिर्फ मैंने बोला था ना एक कोशिका, यानी कि एक ही सेल वाले। तो देखो एक सेल से डिवाइड होकर के अपना बच्चा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मैंने बोला था इसमें कौन कौन आते हैं? एक तो बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा आप जानना माना नाम है अमीबा, ठीक है। एक बैक्टीरिया और एक अमीबा, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, जिसमें बहुत सारी सेल होती हैं और उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा। अब बात होती है उनकी जो जीवधारी है, मतलब जिनमें न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी सेल होती हैं। उनमें जब विभाजन होना होता है ना, एक सेल वाले का तो आपने विभाजन देख लिया, लेकिन जो बहुत सारी सेल होती है उसमें जब विभाजन होता है तो जो क्रोमेटिन है ना, ठीक है, ये धागे के रूप में ऐसे सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल। और इनको फिर क्या बोलेंगे? ये क्या होते हैं? गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र। अच्छा, प्रत्येक जाति के ना फिक्स गुणसूत्र हैं, ठीक है। कोई भी जाति हो, जैसे मानव जाति है, उसके 23 जोड़े गुणसूत्र फिक्स हैं, ठीक है ना। मानव जाति के 23 जोड़े, ठीक है। अब जैसे बंदर है, बंदर में कितने होते हैं? 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। हर जाति के अपने गुणसूत्र फिक्स हैं, ठीक है ना। जैसे चिंपैंजी हो गया, इसके 24 जोड़े फिक्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ना फिक्स है इनके अंदर गुणसूत्र, ठीक है ना। और ये गुणसूत्र आगे डिसाइड करते हैं इनके, आप लोगों को पता होगा ना, जैसे गुणसूत्र आगे फिर बेबी तो बन जाता है उनसे, फिर कभी स्त्रीलिंग होता है, कभी पुल्लिंग होता है, समझ रहे हो। मेल और फीमेल इन गुणसूत्रों के आपस में मैच करने से ही बनता है, ठीक है। अभी आप मोटा मोटा लगा लो कि ये गुणसूत्र आगे जा करके क्या होते हैं? बेबी के उसमें जन्म में सहायता करते हैं, ठीक है। ऐसे जा करके जो है हमारे जो बहुत सारी सेल वाले जीव होते हैं उनमें जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो मेन तो ये टॉपिक न्यूक्लियस ही था, देखो, और हम पहुंच गए कहाँ समझाते समझाते, ठीक है। तो चलो वापस देख लो आप, ये न्यूक्लियस था, ये केंद्रक था। अब इसमें हो क्या क्या रहे हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, वही मैंने बताया है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर यही सब होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप देख लो, चलो अब आगे देखते हैं। और तो कुछ रहा नहीं मेरे हिसाब से इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो भी आगे संतान पैदा होती है वो कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, ठीक है। तो जो कोशिका का सेल डिवीजन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, ठीक है। तो मैं आपको ना डायग्राम के किससे दिखा देती हूँ। देखो ये डायग्राम है अर्धसूत्री विभाजन का, ठीक है। इसमें जो माता कोशिका है ये है, देख लो आप, ठीक है। ये है माता कोशिका, फिर ये डिवाइड हुई आपस में, इसका आधा विभाजन हो गया, ये एक थी तो इसकी दो बन गई, ठीक है। फिर आगे इसकी भी दो बन गई और इसकी भी दो बन गई, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है? 50-50 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 50-50 में डिवाइड हो रहा है, उसी को बोलेंगे हम अर्धसूत्री, मतलब आधा आधा विभाजन, ठीक है। एक से दो बनी, दो से फिर चार बन गई, ठीक है। चलो अब थोड़ा समसूत्री को भी देख लेते हैं। देखो ये है मातृकोशिका, ठीक है। इसमें दे रखे हैं गुणसूत्र, दे रखे हैं ये हमारे मातृकोशिका में। ये मान लो आप, ठीक है ना, एक्स और वाई गुणसूत्र है, ठीक है। तो ये गुणसूत्र हैं। फिर इनसे क्या हो रहा है? एक तो ये हो गया डिवीजन, ठीक है ना, और एक ये हो गया डिवीजन, ठीक है। तो आगे जाके इसमें भी देखो एक्स और वाई दोनों है, इसमें भी एक्स और वाई दोनों है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी आप ये देख लो, ठीक है ना, एक एक टूट के इसका इसमें आ गया और एक एक इसमें, तो ऐसे संतति, ये हो गया समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन। अच्छा, ये एक बार थोड़ा एनसीईआरटी में ये पिक्चर दी गई है जंतु कोशिका की, ये और देख लो आप। इससे ना आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि जंतु कोशिका में क्या क्या होता है और पादप कोशिका में क्या क्या होता है। मेनली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता या फिर पाया जाता है, या फिर आपसे पूछ देगा कि पादप कोशिका में फलाना फलाना नहीं पाया जाता या फिर पाया जाता है, ठीक है। तो देखो जंतु कोशिका में क्या है? केंद्रक मिलता है, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय झिल्ली भी मिलती है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका,
RER भी मिलती है, ठीक है, गोल्जी उपकरण भी मिलता है, प्लाज्मा झिल्ली भी मिलती है, तारक केंद्र भी मिलता है, लाइसोसोम भी मिलता है, राइबोसोम भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। देखो चिकनी और खुरदरी दोनों मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कोशिका द्रव्य भी मिलता है, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना, जूम करके वहीं पे वीडियो को पॉज करके फिर देख लेना। और ऐसे ही हम एक बार पादप कोशिका को और देख लेते हैं। देखो ये पिक्चर है हमारी पादप कोशिका की, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कोशिका द्रव्य मिल रहा है, ठीक है, हरित लवक मिल रहा है। हरित लवक क्या हमने उसमें देखा था, जंतु कोशिका में नहीं देखा था ना, तो ये सिर्फ किस में मिलता है, पादप कोशिका में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, राइबोसोम उसमें भी था, जंतु कोशिका में भी, इसमें भी है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने वहाँ भी देखा था, यहाँ भी है। अच्छा, जो कोशिका भित्ति है ये भी केवल पादप कोशिका में मिलेगी, वहाँ पर कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं है। क्योंकि कोशिका भित्ति का काम पता है क्या, जो पेड़ों की जो संरचना है ना, उनको कठोर संरचनात्मक रूप नहीं होता है उनका, वो देना है। हमारी बॉडी कठोर संरचना थोड़े ऐसे थोड़े है, मतलब थोड़ी लचीली तो है ना, हिलडुल तो सकते हैं ना, पेड़ कहीं हिलडुल थोड़े सकते हैं। तो ये जो सेल वाल है उसका यही काम है, ठीक है, उसको एकदम कठोर बना के रखती है। अच्छा, बाह्य कोशिका है, प्लाज्मा झिल्ली वहाँ भी था भाई, केंद्रीय झिल्ली, फिर गोल्जी उपकरण वहाँ भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा, हरित लवक ये भी सिर्फ यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, ओनली पादप कोशिका में मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा, न्यूक्लियस तो वहाँ पर भी था, यहाँ भी है, ठीक है। और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका ये भी हमें वहाँ मिली थी, ठीक है, और यहाँ भी है। ऐसे ही लाइसोसोम, देखो प्लांट में भी होता है लाइसोसोम, जो भी सेल टूट गई फूट गई या कोई बाहर का ऐसा पदार्थ आ गया, उसको क्या करेगा, उठा के उसको मार देगा, ठीक है ना, सुसाइड व्हीकल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ पर जाके सुसाइड कर लेगा सब। तो ये हमारी बॉडी में भी है और प्लांट में भी है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ये भी हमारी बॉडी में भी है और प्लांट में भी है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार ना जो एनसीईआरटी है उसी में, ये एनसीईआरटी की बुक मैंने ले रखी है, तो इसी में से ना थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखो लूसेंट में तो दिया नहीं है, मोटा मोटा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम इस चैप्टर की, फिर कल से हम नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। आज हमारा सेल है जो वो फिनिश हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि देखो ये जरूर दिया होता है एनसीईआरटी में, पता है ये जैसा टफेस्ट एग्जाम भी ना एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन निकालता है। तो आप ये मत समझना कि एनसीईआरटी उठा के बैठी हुई है, देखो चीज़ें तो आनी वहीं से ही हैं घूम फिर के, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये झिल्लियाँ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है। मतलब जो सेल है हमारी उसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली होगी और उस झिल्ली में होता क्या है, प्रोटीन और लिपिड होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है, एक्टिव काम है ये। यह पदार्थों की गति कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है ना भाई, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे, देखो है ना, गोल्जिकाए का काम यही था, है ना। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। मैंने बोला था देखो, जो पादप कोशिका है, जो प्लांट वाली है, पौधों वाली है, उसमें क्या होती है, एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। और ये जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ रहा है कि वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा जी, देखो फिर नेक्स्ट देखा हमने, पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया को अल्प प्रासरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है, ठीक है। अच्छा, यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जो केवल जो एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यह कोशिका में जीवन की प्रक्रिया को निर्देशन देता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। देखो ये सारे ना मैं अभी सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ, बस मोटा मोटा सा जो हम ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो मैंने डिटेल में बताया ना आपको, आप ना दो क्लास की है हमने पिछली, उसमें देख लेना, ठीक है। एक एक के बारे में हमने देखा है, यूकैरियोटिक के बारे में भी देखा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा है वो क्या चीज़ है, गोल्जी उपकरण के बारे में भी देखा है, ठीक है। तो जो गोल्जी उपकरण है वो झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है, ये तो आज ही पढ़ा है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग काम करता है, ठीक है। इससे आप याद रखना कि पैकिंग का काम करता है, फिर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, और फिर रूपांतरण मैंने बोला था ना कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में कोशिका युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा देखो, एक तो प्लास्टिड मिलता ही केवल पादप कोशिकाओं में है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। तो आपसे पूछेगा कि क्या प्लास्टिड मिलता है, आपसे पूछ लेगा जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका, तो आपको टिक किस पे करना है, पादप कोशिका पे। अच्छा, इसमें ये दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। मैंने बताया था आपको, जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल मिलता है, जो पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसमें स्टार्च, प्रोटीन ये सब मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। जो बात अभी मैंने बताई थी वही नीचे लिखी हुई है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना होता है, ठीक है। मैंने बताया था इसमें स्टोर होते हैं।
ये सब चीज़ें जो प्रोटीन है या फिर स्टार्च हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं अधिक। और स्टोर देखो आप ये चीज़ सोचो ना, जो जड़ है, जड़ देखो कुछ तो जैसे ये होगी, गाजर होगी, मूली होगी, सलजम होगी, इन सब के तो ल्यूकोप्लास्ट में ही जाकर के जो वहीं पर तो सारी चीज़ों का स्टोर हो रहा है, ठीक है, जो खाने का भाग है वहीं पर स्टोर हो रहा है। अच्छा, अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता, उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक एसिड होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो है जिसमें केवल एक ही कोशिका है, ठीक है, जो जैसे वो हो गया हमारे क्या नाम है उनका, अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं, अब जो जीवधारी हैं उसमें अगर वृद्धि होनी है तो उसके लिए कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन से ही तो वृद्धि होती है आगे जाके, मैंने अभी आपको बताए थे ना अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, ठीक है, तो वो जीवधारियों में होता है, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।